नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत में शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई। चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC के अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति जताई। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक पेश किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली लैंडस्केप की पुनर्बहाली के लिए विस्तृत कार्य योजना का अनावरण किया। भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां नामक रिपोर्ट जारी की गई। आइए बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत में शेरों की 16वीं गणना 2025 के अनुसार एशियाई शेरों की आबादी 5 वर्षों में 674 से बढ़कर 891 हो गई। एशियाई शेरों की संख्या और वितरण क्षेत्र में वृद्धि हुई है, जो प्रोजेक्ट लायन की सफलता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान के बाहर भी शेरों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। यह गणना गुजरात वन विभाग द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है। प्रोजेक्ट लायन 2020 का लक्ष्य शेरों का दीर्घकालिक संरक्षण करना है, ताकि वे अपनी पारिस्थितिकी भूमिका निभा सके और अपनी जैविक क्षमता बनाए रख सके। शेरों की रेडियो कॉलरिंग जैसी उन्नत तकनीकों के माध्यम से निगरानी की जा रही है तथा रोग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आइए एशियाई शेर यानी कि पैंथेरा लियोपर्सिका के बारे में जान लेते हैं। इनका पर्यावास घास के मैदान, सवाना, घनी झाड़ियां और खुले वन होते हैं। इनकी आबादी मुख्य रूप से गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य गुजरात में ही पाई जाती है। बद्रा वन्यजीव अभयारण्य शेरों के लिए दूसरे पर्यावास के रूप में उभरा है। वहीं IUCN स्थिति को देखें तो ये वल्नरेबल श्रेणी में आते हैं। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में सूचीबद्ध है तथा CITES के परिशिष्ट 1 में शामिल है। आइए अब एशियाई शेर की विशेषताएं भी जान लेते हैं। एशियाई शेर अफ्रीकी शेरों की तुलना में आकार में थोड़े छोटे होते हैं। एशियाई शेरों यानी कि अफ्रीकी शेरों में दुर्लभ में देखी जाने वाली एक विशिष्ट विशेषता उनके पेट के नीचे गर्दन से पूंछ तक त्वचा की एक तह है। एशियाई नर शेर का अयाल कम घना होता है, जिससे उसके कान हमेशा दिखाई देते हैं। शेरों का कोई विशेष प्रजनन काल नहीं होता है। आइए खबर को समाप्त करने से पहले शेरों के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। इसमें पहला है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA। इसे 2023 में लॉन्च किया गया था। यह शेरों सहित सभी बिग कैट्स के संरक्षण के लिए वैश्विक प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। फिर है ग्रेटर गिर संकल्पना। इसका उद्देश्य गिर राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य से परे भी शेरों के लिए अतिरिक्त उपयुक्त पर्यावास विकसित करना है। संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क का विस्तार करने के लिए गिरनार, पनिया और मटियाला जैसे अभयारण्यों को अधिसूचित किया गया है। तीसरा है एशियाटिक लायन रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसके तहत मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेरों को बसाना प्रस्तावित है। और आखिरी है शेरों की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकियां। सिम्बा, गुज फॉरेस्ट और अलर्ट जनरेशन सिस्टम जैसी AI संचालित प्रणालियां। चीन और पाकिस्तान ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के अफगानिस्तान तक विस्तार पर सहमति जताई। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की शुरुआत 2015 में हुई थी। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI परियोजना का हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अरबों डॉलर की परियोजना है। इसे चीन ने 2013 में दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि तथा समुद्री मार्गों के नेटवर्क से जोड़ने के लिए शुरू किया था। चलिए सबसे पहले चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के बारे में बात करते हैं। ये लगभग 3000 किलोमीटर लंबा गलियारा है। ये चीन के सुदूर पश्चिमी शिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। CPEC उस स्थान पर स्थित है जहां सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और 21वीं सदी का समुद्री सिल्क रोड मिलते हैं। लेकिन CPEC को लेकर भारत की चिंताएं भी हैं, जैसे कि प्रादेशिक संप्रभुता और अखंडता का उल्लंघन। CPEC पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। चूंकि POK भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, इसलिए भारत इस परियोजना को अपनी क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन मानता है। दूसरी है भू सामरिक चिंताएं। चीन द्वारा पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह का विकास उसकी मोतियों की माला रणनीति यानी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का ही हिस्सा है। इससे अरब सागर में भारत की समुद्री सुरक्षा और व्यापार के समक्ष खतरा पैदा हो सकता है। फिर है भू राजनीतिक चिंताएं। चीन पाकिस्तान अफगानिस्तान त्रिपक्षीय संबंधों का मजबूत होना दक्षिण एशिया में भारत के लिए भू राजनीतिक खतरे और सुरक्षा चुनौतियां उत्पन्न करेगा। अब CPEC के खिलाफ प्रतिक्रिया में भारत द्वारा उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। पहला है चाबहार बंदरगाह, ईरान। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह संचालन के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं।
दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा यानी INSTC। ये भारत को मध्य एशिया और यूरेशिया से जोड़ता है। इस गलियारे में पाकिस्तान शामिल नहीं है। और तीसरा है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी IMEC। इस पहल का उद्देश्य एशिया, यूरोप और मध्य पूर्व के बीच संपर्क बढ़ाना तथा क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित बनाना है। इससे क्षेत्रीय एकीकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। दूरसंचार विभाग ने वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक पेश किया। यह संकेतक दूरसंचार और वित्तीय दोनों क्षेत्रकों में संदिग्ध धोखाधड़ी के खिलाफ त्वरित, लक्षित एवं सहयोगात्मक कार्रवाई को सक्षम बनाता है। आइए पहले ये जान लेते हैं कि वित्तीय धोखाधड़ी जोखिम संकेतक यानी फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर FRI क्या है। यह जोखिम आधारित मापीय साधन है जो किसी मोबाइल नंबर को वित्तीय धोखाधड़ी के मध्यम, उच्च या बहुत उच्च जोखिम से संबद्ध के रूप में वर्गीकृत करता है। यह वर्गीकरण राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, दूरसंचार विभाग की चक्षु सुविधा और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP से प्राप्त इनपुट तथा बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों द्वारा साझा की गई खुफिया जानकारी पर आधारित है। यह बैंकों, NBFCs और UPI सेवा प्रदाताओं जैसे हितधारकों को उच्च जोखिम वाले मोबाइल नंबरों पर ध्यान केंद्रित करने तथा ग्राहक सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त उपायों को लागू करने में सक्षम बनाएगा। चलिए अब भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की स्थिति पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वित्त वर्ष 2020 और 2024 के बीच लगभग 3,207 करोड़ रुपए मूल्य के साइबर धोखाधड़ी के 5,82,000 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं वित्तीय धोखाधड़ी के कुछ सामान्य तरीके हैं, जैसे KYC संबंधी धोखाधड़ी, ग्राहक सेवा संबंधी धोखाधड़ी, UPI संबंधी धोखाधड़ी, कार्ड संबंधी धोखाधड़ी, डिजिटल अरेस्ट संबंधी धोखाधड़ी, निवेश संबंधी धोखाधड़ी, जल्दी अमीर बनाने की योजनाएं आदि। आइए खबर के अंत में भारत में साइबर वित्तीय धोखाधड़ी को रोकने के उपाय भी जान लेते हैं। पहला है डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म DIP। यह एक सुरक्षित और एकीकृत प्लेटफॉर्म है जो वास्तविक समय में खुफिया जानकारी साझा करने, सूचना का आदान प्रदान करने और हितधारकों जैसे कानून प्रवर्तन एजेंसियां, बैंक, वित्तीय संस्थाएं आदि के बीच समन्वय की सुविधा प्रदान करता है। दूसरा है संचार साथी पोर्टल पर चक्षु सुविधा। यह नागरिकों को कॉल, SMS या WhatsApp पर प्राप्त धोखाधड़ी के संदेहास्पद संचार को रिपोर्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, जैसे कि KYC के एक्सपायर होने या बैंक खाते का अपडेट होने का झांसा देना। तीसरा है म्यूल हंटर। यह RBI द्वारा मनी म्यूल्स की पहचान करने के लिए लॉन्च किया गया AI आधारित एक टूल है। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं को इसे उपयोग करने के लिए सलाह दी गई है। चौथा है नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी रिपोर्टिंग और प्रबंधन प्रणाली। इसे 2021 में I4C के तहत लॉन्च किया गया था ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग की जा सके और धोखाधड़ी करने वाले द्वारा फंड को अवैध रूप से निकालने से रोका जा सके। और आखिरी है E0FIR। I4C ने एक नई प्रणाली शुरू की है जो 1930 हेल्पलाइन या cybercrime.gov.in पोर्टल पर दर्ज 10 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी वाली वित्तीय साइबर अपराध शिकायतों को स्वचालित रूप से FIR में परिवर्तित कर देती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने अरावली लैंडस्केप की पुनर्बहाली के लिए विस्तृत कार्य योजना का अनावरण किया। इस कार्य योजना का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने चारों राज्यों यानी राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात के सभी हितधारकों से अरावली लैंडस्केप की पुनर्बहाली में समग्र सरकार यानी होल ऑफ गवर्नमेंट और समग्र समाज यानी होल ऑफ सोसाइटी के दृष्टिकोण को अपनाने का आग्रह किया। अरावली पर्वत श्रृंखला वन शरण, पशु विस्थापन, अवैध खनन आदि से संबंधित चिंताओं का सामना कर रही है। सबसे पहले कार्य योजना समझें तो यह अरावली की पारिस्थितिक अखंडता को बहाल करने के लिए एक विज्ञान आधारित, सामुदायिक नेतृत्व वाली और नीति समर्थित रोडमैप की रूपरेखा तैयार करती है। अब अरावली के बारे में जानते हैं कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के निर्माण से भी पुरानी है। साथ ही ये भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक विस्तृत है। इसकी लंबाई लगभग 692 किलोमीटर है। ये भारत के मॉनसून चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और देश के तापमान को विनियमित करने का कार्य करती है। इसके अलावा यह एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करती है। ये थार के मरुस्थल को राजस्थान और गुजरात के कृषि क्षेत्रों में फैलने से रोकती है। अब अरावली की सुरक्षा के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। पहला है अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। ये चारों राज्यों में अरावली पर्वत श्रृंखला के चारों ओर 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरा भरा करने की एक पहल है। दूसरी है राज्य सरकार के उपाय। 2016 में हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत मांगर बानी क्षेत्र यानी अरावली का हिस्सा को नो कंस्ट्रक्शन जोन घोषित किया गया था।
इसके अलावा है एमसी मेहता बनाम भरत संघ मामला। निर्णयों की एक श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी अरावली पहाड़ियों में खनन गतिविधियों पर प्रतिबंध व निषेध लगा दिया था। चलिए अब कार्य योजना के 5 स्तंभ और उनके तहत उपायों को समझते हैं। पहला, पारिस्थितिकी पुनर्बहाली, जिसमें प्राकृतिक पुनर्सृजन, देशज पादपों का रोपण, मृदा संरक्षण पर ध्यान दिया जाएगा। दूसरा, सामुदायिक भागीदारी, जिसमें स्थानीय भागीदारी, महिलाओं को शामिल करना और युवाओं की भागीदारी शुरू करना शामिल है। तीसरा, नीति और गवर्नेंस, जिसमें विनियामक फ्रेमवर्क, योजनाओं का अभिसरण और प्रभावी निगरानी पर जोर है। चौथा, सतत आजीविका, जिसमें इको टूरिज्म को बढ़ावा देना और कृषि वानिकी को बढ़ावा देना और गैर कास्ट वन उत्पाद आधारित उद्यम शामिल है। और पांचवा, अनुसंधान और नवाचार, जिसमें GIS आधारित मैपिंग और रिमोट सेंसिंग का उपयोग, पुनर्बहाली, पारिस्थितिकी प्रथाएं शामिल हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर की ओर। भारत के मखाना निर्यात को बढ़ावा देने की रणनीतियां नामक रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट बिहार के पटना में संपन्न हुई पहली अंतर्राष्ट्रीय क्रेता विक्रेता बैठक IBSM में जारी की गई थी। यह रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए भारतीय परिषद ICRIER तथा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। आइए पहले IBSM के बारे में जान लेते हैं। IBSM का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI द्वारा बिहार सरकार APEDA और भारतीय व्यापार संवर्धन परिषद TPCI के साथ मिलकर किया गया था। TPCI विदेश व्यापार नीति में अधिसूचित एक शीर्ष व्यापार और निवेश संवर्धन संगठन है। इसका उद्देश्य खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना, बिहार की समृद्ध कृषि क्षमता को उजागर करना आदि है। चलिए अब मखाना यानी कि यूरियल फेरोक्स के बारे में जान लेते हैं। यह गोरगोन नट या वाटर लिली का फूला हुआ दाना होता है। यह तालाबों, झीलों और दलदलों जैसे स्थिर जल निकायों में उगने वाली एक जलीय फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में उगता है। यह मुख्य रूप से दक्षिण पूर्व और पूर्वी एशियाई देशों में उगाया जाता है। वहीं इसकी स्थिति को देखें तो भारत इसके वैश्विक उत्पादन में एक अग्रणी देश है। मखाना की कुल वैश्विक आपूर्ति में भारत की 90% भागीदारी है, जिसमें अकेला बिहार मिथिला क्षेत्र 85% से 90% का योगदान देता है। अत्यधिक उत्पादन हिस्सेदारी के बावजूद कुल उत्पादन का केवल 1 से 2% ही निर्यात किया जाता है। अब अगर बात करें इसके पोषक तत्व की, तो यह आवश्यक अमीनो एसिड, विटामिन और खनिजों से भरपूर होता है। यह एक अल्प वसा वाला खाद्य है। वहीं इसके लाभ को देखें तो यह कम ग्लाइसेमिक लोड वाला खाद्य एंटी एजिंग गुण से भरपूर है। आइए खबर के अंत में निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रमुख रणनीतियां भी जान लेते हैं। पहला है समर्पित HSN यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, कोड के उपयोग को बढ़ावा देना, और PPP यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी फ्रेमवर्क के तहत मखाना बोर्ड का संचालन करना, और साथ ही ग्रेडिंग, पैकेजिंग और नीलामी के लिए केंद्रीकृत हब स्थापित करना। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। आज हम बात करेंगे मालूर रामास्वामी श्रीनिवासन के बारे में। हाल ही में डॉक्टर MR श्रीनिवासन का निधन हो गया। डॉक्टर MR श्रीनिवासन के बारे में जानें तो वे एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक और मैकेनिकल इंजीनियर थे। उन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। इसके अतिरिक्त वे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि NPCIL के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। वहीं इनके प्रमुख योगदान देखें तो उन्होंने होमी जहांगीर भाभा के साथ मिलकर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे देश के पहले परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा के निर्माण में शामिल थे। अब अगर बात करें इनकी रचनाओं की, तो इसमें फ्रॉम फिशन टू फ्यूजन, द स्टोरी ऑफ इंडियाज एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम प्रमुख हैं। हम इनसे वैज्ञानिक सोच, नेतृत्व क्षमता आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि वक्फ इस्लाम का आवश्यक अंग नहीं है। अनिवार्यता का सिद्धांत एक न्यायिक सिद्धांत है। इसे भारत के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित करने के लिए प्रतिपादित किया है कि कौन सी धार्मिक प्रथाएं अनिवार्य मानी जाएंगी और इस प्रकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत उन्हें सुरक्षा प्राप्त होगी। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग यानी IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म ने 1 करोड़ उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करके एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। भारत ने 2025-26 के लिए औपचारिक रूप से एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन यानी APO की अध्यक्षता ग्रहण की। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में 8 संस्थापक सदस्य देशों ने की थी। भारतीय शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ
क्षेत्र से प्राप्त ज़ेरोसाइट के नमूनों का अध्ययन किया। कच्छ क्षेत्र का शुष्क और खारा भूभाग मंगल ग्रह की परिस्थितियों से मिलता जुलता है। त्रिपुरा के कमलपुर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पॉलीब्यूटिलीन एडिपेट टेरिफ्थेलेट यानी PBAT से बने कंपोस्टेबल बैग्स प्रस्तुत किए हैं। सिविल सोसाइटी संगठनों ने समान लाभ साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए पादप संधि और इसकी बहुपक्षीय प्रणाली यानी MLS में सुधारों का आह्वान किया। MLS खाद्य और कृषि के लिए पादप आनुवंशिक संसाधनों हेतु सबसे बड़ा वैश्विक विनिमय तंत्र है। इसमें 64 सबसे महत्वपूर्ण फसलें शामिल हैं। केरल के कासरगोड में एशियन जॉइंट सॉफ्ट शेल टर्टल को बचाने पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीता। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी DPIFF पुरस्कार भारतीय सिनेमा के जनक दादा साहेब फाल्के की विरासत का स्मरण करने के लिए दिया जाता है। भारतीय नौसेना ने पारंपरिक रूप से टांका विधि से निर्मित इंडियन नेवल सेलिंग वेसल यानी INSV कौंडिन्य को नौसेना बेस कारवार में शामिल किया। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।